जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, काफ़ी महीनों से चर्चा में है एक्चुअली। तो इसके बारे में जानते हैं वक्फ बोर्ड क्यों लाया जा रहा है, ये अमेंडमेंट बिल क्यों लाया जा रहा है। तो इसके कुछ इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस हैं, उनके मैनेजिंग प्रॉपर्टीज़ कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए लाया जा रहा है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, तो जानते हैं वक्फ का मतलब क्या होता है एक्चुअली। तो वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है? वक्फ प्रॉपर्टी वो होती है जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए बनाई गई हो या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ की गई हो। इस्लामिक लॉ के अंडर उसे वक्फ बोला गया है। बाकी अदर चीज़ों के लिए उसे उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है इस्लामिक लॉ के अंदर। तो जो वक्फ होता है उसके अंदर एक वाकिफ़ होता है। वाकिफ़ वो इंसान होता है जो जिस चीज़ के लिए, वो जिस बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी बनाई गई है या जो वो दान करता है उसे वाकिफ़ बोलते हैं। जो अपनी प्रॉपर्टी दान करता है वक्फ के लिए, वो वाकिफ़, उसे वाकिफ़ बोलते हैं। वाकिफ़ को हम डोनर भी बोल सकते हैं। जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है उसे हम वाकिफ़ बोलते हैं। अब देखते हैं मुतावली किसे बोलते हैं। मुतावली वो होता है जो जो जिसने डोनेट की है प्रॉपर्टी, उसे मैनेज करने के लिए एक मुतावली को नियुक्त किया जाता है। वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, उसकी देखरेख करता है और जितना भी काम वहाँ पर होना है, चैरिटेबल पर्पस जो भी होना है, वो उसकी देखरेख करता है। उसके अंडर में होती है ये सारी चीज़ें, उसे मुतावली बोलते हैं। एक चीज़ और है, अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी वक्फ के नाम, तो वो वापस दोबारा ले नहीं सकता। ऐसा इस्लामिक लॉ के अंडर में है। इस्लामिक लॉ के तहत है कि एक बार किसी ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी तो वो वापस नहीं ले सकता। तो देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वक्फ बोर्ड का। तो इंडिया में ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर वक्फ बोर्ड का इंतज़ाम किया गया था और सुल्तान मुइज़ुद्दीन शामकोर, इन्होंने 2 गाँव को जामा मस्जिद के लिए डोनेट की थी। ये 2 गाँव जो थे ये एक तरीके से डोनेट कर दिए थे जामा मस्जिद बनाने के लिए, जो कि मुल्तान में है इस वक्त। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने शेखुल इस्लाम को डोनेट कर दी थी। लेकिन टाइम के साथ साथ वक्फ में इतना करप्शन होने लगा कि ब्रिटिश टाइम के बाद ब्रिटिश राज में एक केस हुआ, तो 4 जजों की बेंच ने इसे इनवैलिड घोषित कर दिया वक्फ को। तो लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें प्रोटेस्ट हुआ, इसे जैसे ही ये वर्डिक्ट आया तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही दोबारा से इसे लागू कर दिया और एक एक्ट बनाया, मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913। तो इस इंस्टीट्यूशन को इस एक्ट के तहत बचा लिया गया। अब हम इसकी कुछ क्रोनोलॉजी को देख लेते हैं। वक्फ एक्ट 1954, तो इसमें वक्फ को सेंट्रलाइज कर दिया गया और स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई और इसमें जितने भी स्टेट वक्फ बोर्ड थे उनको इसके अंदर मिला दिया गया। फिर 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट आया, जिसमें ट्रिब्यूनल बनाया गया और इसमें जितने भी डिसीजन थे वो फाइनल होंगे, बाइंडिंग होंगे और इसके अलावा किसी भी कोर्ट में इसे नहीं सुना जाए। इस ट्रिब्यूनल के तहत ही सारे फैसले लिए जाएंगे। तो वक्फ एक्ट 1995 में ट्रिब्यूनल बनाया गया। अब हम देखते हैं कि सारी कंट्रीज़ में ऐसे वक्फ बोर्ड बने हुए हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं। जैसे टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, जॉर्डन, इराक, इन सब में कहीं भी वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, अब कुछ डेटा देख लेते हैं। लगभग 3.5 लाख वक्फ रजिस्टर्ड है इंडिया में और जिसमें से यूपी में देखा जाए सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड है वो है 1,24,000 के आसपास। और प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी लगभग 9 लाख के आसपास प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से 2 लाख के आसपास यूपी में सबसे ज़्यादा है। और वक्फ जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टी है, लार्जेस्ट ओनर है। और ये आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवेज़, आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवेज़ के बाद तीसरे नंबर पे आता है वक्फ। वक्फ की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है आर्म्स और रेलवे के बाद। ठीक है, अब इसके कुछ इशूज़ देख लेते हैं, कंसर्न देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ये वक्फ बोर्ड बिल क्यों ला रही है। तो पहला इशू है कि ये इरिवोकेबल है, कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी तो वो वापस दोबारा ले ही नहीं सकता। दूसरा इशू है मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंट है, एनक्रोचमेंट में डिस्प्यूट्स होते हैं, ओनरशिप डिस्प्यूट्स हैं, डिले इन रजिस्ट्रेशन, सर्वेज, इन सब में बहुत सारे करप्शन होते हैं। तो इस वजह से भी एक नया बिल लाया जा रहा है डेडिकेटेडली। तो देखते हैं नो जुडिशियल ओवरसाइट ऑन ट्रिब्यूनल डिसीजन, मतलब ट्रिब्यूनल डिसीजन को अनदेखा करते जाता है। मिसयूज़ ऑफ प्रोविजन, काफ़ी ज़्यादा करप्शन फैल गया है, एक्वायर करने में, डिक्लेयर ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब में बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। तो इस वजह से वो बिल ला रहे हैं। एक बड़ा फैक्ट और है कि ये जो वक्फ है इसकी वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ इसकी वैल्यूएशन है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये मैटर करता है। अब गवर्नमेंट ने पहले एक साचर कमेटी बनाई थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उन रिकमेंडेशन को देखते हैं। तो साचर कमेटी ने कहा था मुक्तावलीज़ की जो फंक्शंस हैं तो उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू अगर करप्शन होता है या कोई डिस्प्यूट वगैरह, मिसयूज़ वगैरह जो होता है वो मुक्तावलीज़ के थ्रू ही होता है। फिर रिकॉर्ड रखना है, जितने भी वक्फ हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम का इंक्लूड करना चाहिए बोर्ड में, मैनेजमेंट के लिए, एक्सपर्टीज़ में, टेक्निकल इशूज़ वगैरह में, इन सब में नॉन मुस्लिम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करना चाहिए, कम से कम 2 वीमेन होनी चाहिए सेंट्रल वक्फ में और स्टेट वक्फ बोर्ड में, इन दोनों में कम से कम 2 वीमेन तो होनी चाहिए। फिर एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होना चाहिए दोनों में, सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में। और फाइनेंशियल ऑडिट के लिए इसे इंक्लूड किया जाना चाहिए, मतलब इसके कितना पैसा आता है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है उसका पैसा, तो वो सब ऑडिट होना चाहिए। तो ये 6 रिकमेंडेशन साचर कमेटी ने दी थी। अब जैसा कि पता है कि पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल पहुंचा हुआ था, तो उसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, उसे देख लेते हैं। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि जो ये कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड है इसको देखना चाहिए दोबारा, और एक सीनियर लेवल ऑफिसर जो कि CEO होगा फॉर स्टेट वक्फ बोर्ड,
ठीक है। एक सीईओ यानी एक आईएएस शायद अपॉइंट करेंगे, आईएएस लेवल का ऑफिसर जो स्टेट वक्फ बोर्ड को देखेगा, और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए अनऑथराइज्ड एलिएशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। अगर अथॉरिटी को लगता है कि ये कहीं पर अनऑथराइज्ड लोग इस पर कब्जा करके बैठे हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। पनिशमेंट तो मुतावली, क्योंकि मुतावली के अंडर में ही सारी मैनेजमेंट देखा जाता है, तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उसके लिए होना चाहिए। और कुछ मैटर हाई कोर्ट ले जाने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मिसमैनेजमेंट होता है तो हाई कोर्ट एटलीस्ट उसे देख सके। और कंप्यूटराइजेशन, मतलब सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर, उसका डिजिटाइजेशन होना चाहिए। और एक और रिकमेंडेशन है कि शिया कम्युनिटी को भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इंक्लूड करना चाहिए, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिया कम्युनिटी। अब देखते हैं बिल में कुछ मेन चीज़ें, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है 1995 को अमेंड करके उसे रीनेम कर दिया गया और इसका नाम रखा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, ठीक है। और वक्फ को एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ऐसा एक्ट में, बिल में लिखा है, पावर टू डिटरमाइन इफ प्रॉपर्टी इज़ अ वक्फ। ये अथॉरिटी देखेगी कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। फिर स्टेट में, देश में जितने भी वक्फ हैं उनका सर्वे होगा और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनेगी जिसके तहत सारे डिसीजन लिए जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो थी ये तो थी गवर्नमेंट की साइड से कि उन्हें क्या लगता है। बाकी अभी हम देखते हैं कि वक्फ के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं। वक्फ क्या करती है, स्टूडेंट्स को कभी स्कॉलरशिप भी देती है, जो विधवा औरतें हैं उन्हें पेंशन देती है, मस्जिदों का जो डे टू डे खर्चा होता है उनका पैसा होता है उन्हें देती है, मस्जिद को रन करने के लिए, मदरसा में लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए, कब्रिस्तान के मेंटेनेंस के लिए पैसा देती है वक्फ बोर्ड। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो जो वर्ड है वक्फ, ये कुरान में मेंशन ही नहीं है, बट चैरिटी वर्ड जो है वो मेंशन है। ऐसा कुरान में कोई मेंशन नहीं है वक्फ के बारे में। और हम अपनी आंसर राइटिंग में एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। तो हम ये लिख सकते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है, कुछ सोशल वर्क करना है, तो हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए अच्छे कामों को। वक्फ किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ हो सकता है, स्कूल बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, रोड बनाने के लिए, धर्मशाला बनाई जा सकती है, रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल, प्राइवेट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में हम वक्फ का पैसा लगा सकते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी है वक्फ के बारे में, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसे हम देख लेते हैं। एक इब्न बतूता नाम का एक ट्रैवलर था जो कि इंडिया भी आया था 13th सेंचुरी में। तो वो सीरिया गया, सीरिया में उसने देखा ढाबा या होटल में वहाँ पर बच्चे जो थे वो बर्तन मांजते थे, लेकिन किसी तरह एक बच्चे से कोई बर्तन टूट जाता है तो वो मालिक उसे मारता था। तो वक्फ क्या करता है, वक्फ ने क्या किया कि उस ढाबे के मालिक से बोला कि टूटे हुए बर्तन के पैसे ले लो, लेकिन इन बच्चों को मत मारो, और उन बच्चों को पढ़ाई के लिए भी बोला कि हम इन बच्चों को पढ़ाई के पैसे देते हैं। लेकिन तो एक ही छोटी सी स्टोरी है कि हम देख सकते हैं वक्फ कितने अच्छे कामों के लिए भी यूज़ हुआ था। वो बात अलग है, अभी थोड़ा बहुत करप्शन इसमें आ गया है, इसलिए अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। अब अपोजिशन एक बात बोलती है कि करप्शन तो टेम्पल्स में भी है, करप्शन वक्फ में भी है, तो सिर्फ वक्फ के लिए ही क्यों बिल लाया जा रहा है? टेम्पल्स में भी लाना चाहिए, मिसमैनेजमेंट तो वहाँ पर भी है, करप्शन वहाँ पर भी है। तो मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सबके लिए एक बिल लाना चाहिए, और सबके लिए एक समान जो उनके अंदर खामियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए एक ही बिल में उन सबको इंक्लूड कर देना चाहिए, अलग अलग बिल ला के उन सबको लाना चाहिए, क्योंकि करप्शन तो हर जगह है। तो अपोजिशन का कहना यह भी है। कुछ फैक्ट ये भी बोल रही है अपोजिशन कि जामा मस्जिद के पास कोई पैसा नहीं है, वो भी एक वक्फ है, तो क्या अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या सरकार जामा मस्जिद को भी अपने अंडर में लेगी? अपोजिशन का कहना है कि ये आर्टिकल 25, 26, 14, 16, 5 का वायलेशन है। और पहले एक चीज़ थी वक्फ बोर्ड में कि एटलीस्ट 2 वुमेन तो उस वक्फ बोर्ड में रहेंगी, लेकिन बिल में जो मेंशन है वो है नॉट मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा वुमेन रहेंगी नहीं। और जबकि पहले था कि कम से कम 2 वुमेन रहेंगी, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अब है कि 2 से कम ही, मतलब 2 ही रहेंगी। तो ये एक थोड़ा ओवरव्यू था वक्फ बोर्ड के बारे में, जो कि आजकल बहुत चर्चा में था। आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स और न्यूज़ निकली हैं, तो मैंने सोचा एक ओवरव्यू दे दूँ। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू।